So in last period, what we have seen, the important point, like the important facts which are related to living organism. In this important fact, we have seen the homeostasis, then hibernation, thermoregulation, osmoregulation, and the pH balance inside the animal. After that, we have seen in life science how the physics, chemistry and mathematics are helpful subject which added the knowledge to the stream of life science. Now students, इसके बाद सबसे important characteristics या वो points जिसके ऊपर सेल का लिविंग साइकिल ये पूरी तरह से अंतर्भूत होता है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट यू हैव टू सी वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल which is encircled by cell membrane, and inside the cell a liquid material is there. That liquid material also called as a matrix. That liquid material is not a complete liquid, but it is a mixture. It is a mixture. That's why it is referred as a liquid colloidal solution. Liquid colloidal solution which contain water, secondly minerals, nutrients and all that. And this particular mixture is capable to accelerate the various chemical reactions which are stepwise occurring inside the living cell, and the name of that liquid it is called as a protoplasm or we can say matrix. हम उसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कि इस लिक्विड में वो क्षमता होती है कि बॉडी में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी लाइव एक्टिविटीज होती है खुद को सर्वाइव करने के लिए वो पूरी एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना एंड दैट्स व्हाई दोज सेल्स which contain protoplasm which is responsible to accelerate the various life activities called as a living cell. Now here you can see the living cell is capable to perform the various metabolic activity. Now what is metabolic activity? We have seen the different processes occur inside the living organism, starting from nutrition, digestion, circulation, excretion, reproduction, etc. Now all this activity, time to time they require energy, and these reactions and these activities are well organized. इसका मतलब ये हुआ कि सेल को जब आवश्यकता है, जैसे फूड मटेरियल खत्म हो गया तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की अगर कमी होती है देन फॉर रेस्पिरेशन इट विल नीड द ऑक्सीजन. वेस्ट मटेरियल अगर ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे तैयार होता है तो उसको सेल से एलिमिनेट करना ये प्राइमरी आवश्यकता होती है. तो इस तरह एज पर द नीड the energy is supplied to the cell to perform the various metabolic activity. Now, those cells where protoplasm is absent, जिन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सके, और कैरी ऑन अगर नहीं करती तो ऐसे सेल्स को कहा जाएगा नॉन लिविंग सेल्स. सो एक सबसे मेन डिफरेंस हमारे ध्यान में आ गया कि जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्षमता होती है लिविंग एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने की, और दूसरी टाइप की जो सेल होती है जिसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है जो लाइफ एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकती.
दिस इज द मेन डिफरेंस इन लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल, और इसलिए प्रोटोप्लाज्म इस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को कहा गया है अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब ये समझना है कि जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्षमता है लाइव एक्टिविटीज कैरी ऑन करने की। मीन्स वो सेल किस तरह की होंगी, वो सेल को हम लोग कह सकते हैं सजीव। सजीव जो जीवन की विभिन्न एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्क्लेरेन्काइमा इज वन ऑफ द लेयर which do not contain protoplasm. That's why sclerenchyma referred as a dead cell. उसको क्या कहा जाएगा, डेड सेल। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ते जरूर है लेकिन ध्यान से निकल जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके ऊपर की जो मार्किंग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन पे मिलने वाले मार्क्स के अलावा अगर राइट है तो, अगर गलत आंसर है तो हमारे मार्क माइनस भी होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है हमको कि छोटे छोटे पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको करेक्ट आंसर की आवश्यकता नहीं है, आपको वेरी करेक्ट आंसर की आवश्यकता है। इसलिए जो लास्ट सेशन में मैं बताया कि इतना थ्योरेटिकल होने के कारण हम लोगों को वो कैपेसिटी डेवलप करना है कि उसको पढ़ के पॉइंट वाइज जिस लैंग्वेज में हम लोग इजी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको याद कर सके और उसका हम लोग करेक्ट स्पेलिंग लिख सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी सजीव सृष्टि में जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स है उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है या उनका ढांचा ये किस तरह से बनता है, वो 4 स्टेप में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहली लेवल जो हो गई वो हो गई एटॉमिक लेवल। नाउ एटॉमिक लेवल अति सूक्ष्म जिसमें बहुत बारीक बारीक कण होते हैं। ये आपने एटम केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। सो हियर the protons, neutrons and electrons, but these microparticles are responsible for creating the living creature. That's why सबसे पहले जो लेवल होगी हमारी एटॉमिक लेवल, which contain atom, that is proton, neutron and electron। ये हमको ध्यान में रखना है पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप जिसको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल। नाउ मोर बिगर देन एटम इज मॉलिक्यूल, बिकॉज व्हेन एटम्स एग्रीगेट टुगेदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल्स में which are responsible to produce the living state, biomolecules are there, and these biomolecules are small size simple micromolecule। छोटे होते हैं सिंपल होंगे, जो दिख नहीं सकते, सूक्ष्म होते उनको कहेंगे हम लोग माइक्रोमोलेक्यूल। एंड अदर बिगर इन साइज बट समवॉट कॉम्प्लेक्स मीन उसकी जो केमिकल बॉन्डिंग है ये कॉम्प्लेक्स होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मेगा मोलिक्यूल। सो सिंपल micromolecule which are smaller in size and larger complex megamolecule, they clump together and form a biomolecule. After that, the third step which is called as the subcellular level. Subcellular level ये जस्ट शुरुआत है सेल बनने की। अभी माइक्रोमोलिक्यूल्स मेगामोलिक्यूल्स ये कंबाइंड होके क्या फॉर्म हुआ है, बायोमोलिक्यूल। नाउ दीज बायोमोलिक्यूल दे कंबाइन एंड एंटर इन द थर्ड स्टेज। अब तीसरे स्टेज में इन बायोमोलिक्यूल से जो छोटे छोटे ऑर्गेन्स
इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए सेल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, मेसोसोम, vacuole. So all these organs which are present inside the cell, they are called as cell organelles. यानी वो छोटे छोटे सेल के अभिन्न अंग है जो फ्लोट करते रहते हैं मैट्रिक्स में, that is protoplasm. That is protoplasm. So cell organelles, then protoplasm, and combinedly this all mixture, it is covered by an envelope or protective covering which is called as a cell membrane. So here cell organelles along with protoplasm having a proper cell covering or envelope forming a complete cell. So that cell is formed in the subcellular level, and the last step, that is cellular level. Now in this level, these cells, different types of cells, they aggregate together and form a bunch. Simply उस bunch को हम लोग कहेंगे tissue. And these different types of tissue, अलग अलग प्रकार के जितने भी टिश्यू फॉर्म होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स बनाने के लिए। और जब अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स बनते हैं वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। some are related to respiratory activity, some are related to digestive activity, some are related to excretory activity. और ये organ system at last it form individual. Means we can say a single organism or single species which is in a living state. So these are the 4 steps. ये 4 स्टेप हमको ध्यान में रखना है, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सबसेलुलर लेवल and finally cellular level, which form a complete cell, or it is called as a cellular organization. Now what we have learned just now, that cell contains the protoplasm, and protoplasm is responsible to carry on the various metabolic activity, and all these metabolic activity which are carried out through the series of a chemical reaction, and that chemical reaction combinedly it is called as a metabolism. इन सारी केमिकल रिएक्शन को एक साथ हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, किस लिए होता है? अब एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में से, डाइजेशन एक्टिविटी। नाउ आफ्टर न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट they are continuously consumed by the living organism. Now these ingredients are absorbed by the cell and the digestion process start. Various chemical act on the complex food material और उस complex food material को convert किया जाता है simple food material में और सिंपल फूड मॉलिक्यूल में, ताकि वो फूड मटेरियल इजीली एब्जॉर्ब हो सके, जिसमें फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ऑल दैट. नाउ आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज द मेन मोटो और मेन of metabolic activity, that is production of energy, कि एनर्जी फॉर्म हो और ये एनर्जी बॉडी में होने वाली अलग अलग एक्टिविटी को पूर्ण करने के लिए काम में है. सो सेकंड पॉइंट, दिस एनर्जी, ये एनर्जी किस प्रकार से एक्टिवेट होती है या काम करती है. यहाँ पे
केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है ये 2 स्टेप में होती है। पहला एनाबॉलिक प्रोसेस। नाउ एनाबॉलिक प्रोसेस इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव फेज। उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद दे फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंड जैसे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, लिपिड कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, और ये इंग्रेडिएंट ये फॉर्म करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। और वो बिल्डिंग ब्लॉक जब भी एनिमल्स को आवश्यकता है उस समय उसका उपयोग होता है फॉर एनर्जी फॉर्मेशन। उससे जो थर्मल एनर्जी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा उस बिल्डिंग ब्लॉक से तैयार की जाती है। तो ये पहली फेज को हम लोग कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस which is also called as a constructive one। दूसरी फेज जिसको कहा जाएगा कैटाबोलिक प्रोसेस इट इज अ डिस्ट्रक्टिव। पहली फेज में हमने देखा कि फूड मटेरियल से बिल्डिंग ब्लॉक तैयार हो गए। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ध्यान में रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर एंड सनलाइट get converted or get reduced to carbohydrate which act as a food material। सेकंड प्रोसेस, ये बिल्डिंग ब्लॉक जो तैयार हुए हैं ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस मीन उसको सिंपली ध्यान में रखना है हमको, ब्रेक डाउन, उसका ब्रेक डाउन होगा ये प्रोसेस में, कैटाबोलिक प्रोसेस में। और ब्रेक डाउन का एंड होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी का उपयोग होता है फॉर कंप्लीटिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये किस प्रकार से कंप्लीट होंगी, थर्मल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द मैकेनिकल वर्क थ्रू द केमिकल रिएक्शन। जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए सिंपल एग्जांपल ध्यान में रखना है हमको मूवमेंट का। ये मान के चलो कि आपने दिन भर खाना नहीं खाया तो शाम को जो अवस्था होती है हमारी कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होने के कारण कुछ भी मूवमेंट हम लोग नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू द लैक ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने सवेरे से कुछ फूड मटेरियल का इंटेक ही नहीं किया। अब इसको टालने के लिए दिस इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी, दैट इज टेंडेंसी ऑफ रैंडमनेस। अगर ऐसे कभी हो जाए तो ये क्रिएट होता है विच इज कॉल्ड एज द टेंडेंसी ऑफ रैंडमनेस, मीन्स ड्यू टू लैक ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी कोई भी एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होता है। अब एनर्जी फॉर्म नहीं होंगी तो दूसरी एक्टिविटी किस तरह से होंगी, नहीं हो सकती। और अगर कोई इंडिविजुअल ये बहुत दिनों तक विदाउट फूड मटेरियल अगर रहता है तो ऑटोमेटिकली उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए, वो प्रॉपर अपनी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे समय में वो ऑर्गन अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा और इस स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द पर्टिकुलर ऑर्गन creates a disorder which can be said as a degree of disorder due to the lack of energy or not supply of energy. Why? Because of the metabolic activity, because they are not getting the energy due to the food material.
So this metabolism plays an important role to produce the energy and carry on the various activity. Now coming to our next point. Now when you get the energy, जब आपको एनर्जी मिलेंगी, अब एनर्जी किस प्रकार से मिलेंगी और उस एनिमल को छोटे से लेके बड़ा होने में किस तरह से मदद करेंगी. अब नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ. ग्रोथ इट इज अ इरिवर्सिबल इंक्रीजिंग इन मास. मास का मतलब कि वो एनिमल का या वो ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ाना, शेप बढ़ाना और ऑटोमेटिकली वेट गेन करना. ये होता है ग्रोथ में कि जितना उसको फूड मटेरियल मिलते जाएगा उसकी प्रॉपर ग्रोथ ये बढ़ते जाएंगी या एक्सीलरेट होते जाएंगी. इसलिए सिंपली ये कहा जाता है कि द ग्रोथ फैक्टर it is difference between the anabolism and catabolism. Anabolism exceeds with catabolism क्योंकि जितना कैटाबोलिक प्रोसेस ये कैरी ऑन होते रहेंगी उतना ज्यादा एनर्जी ये शरीर में बनता रहेगा और उतने सारे ऑर्गन ये अपना कार्यान्वयन ठीक से करते रहेंगे. तो इसलिए anabolism or catabolism, these both process play an important role in the growth factor. Next point, that is homeostasis. Homeostasis, in last session we have already learned that it maintains the steady state of the internal environment जो बॉडी का होता है उसको स्थिर अवस्था में रखना, जिसके हमने एग्जांपल्स देखे थे. थर्मोरेगुलेशन, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. अब थर्मोरेगुलेशन में एक सिंपल एग्जांपल कि हम लोग जब खेलते हैं या हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, एट दैट टाइम वी मेक द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी. हमारे बॉडी की पूरी मूवमेंट करते हैं हम लोग और पूरी मूवमेंट के कारण कुछ देर के बाद ये बॉडी हिट हो जाती है या हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर ये ऑटोमेटिक राइज होता है. अब ऑप्टिमम टेम्परेचर ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर सक्सेसफुल सर्वाइवल. अब ऐसे समय जब बॉडी का टेम्परेचर या हीट ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज से या खेलने से बढ़ती है, दैट टाइम वन पर्टिकुलर फिनोमेना ऑकर व्हिच इज कॉल्ड एज अ पर्स्पिरेशन. Now perspiration means पूरे शरीर से जो वेस्ट मेटाबॉलिक वाटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पसीना. वेस्ट मेटाबॉलिक वाटर ये धीरे धीरे हमारे स्किन्स के जो पोर्स होते हैं हेयर्स के पास में उससे बाहर आते हैं और पूरी बॉडी ये पसीने से लथपथ होती है. उस समय जब दैट वेस्ट मेटाबॉलिक वाटर which is also called as the sweat, when it comes contact with the surrounding air, जब बाहर की हवा से उस स्वेट का या उस पसीने का कांटेक्ट होता है उस समय it gives a cooling effect to the body. और बॉडी को जैसे ही कूलिंग इफेक्ट देता है या हम खुद को कूल फील करते हैं उस समय ऑटोमेटिकली द टेम्परेचर लेवल falls down and comes again to the optimum one. In this way, these are called as the regulatory mechanism. इस प्रकार से शरीर में regulatory mechanisms होते हैं लाइव ऑर्गेनिजम्स में जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर की भीतरी अवस्था ये स्थिर अवस्था मेंटेन करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इरिटेबिलिटी. Irritability, it is simply called as the responsiveness. Now responsiveness या irritability ये दो organs के ऊपर डिपेंड होती है. Small receptor organs are there. One it is called as receptor organ, another it is called as effector organ. एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम लोग कि bird is sitting on the rock and from some distance you take
but at the same time, the sense is there. The sense to receive the stimuli from the external surrounding environment. So the eye receptor of the bird, they suddenly receive the stimuli, जो संदेश है, जो मैसेज है कि कोई पत्थर मार रहा है, ये आई रिसेप्टर कैच आउट करते हैं और वो मैसेज हो जाता है ब्रेन की तरफ, वहां पे इंटरप्रेट होके, एनालाइज होके फिर से रिवर्स मैसेज सेंड किया जाता है। आने वाले मैसेज को हम लोग कहेंगे सेंसरी मैसेज, और जो रिवर्स मैसेज जाता है उसको हम लोग कहेंगे मोटर मैसेज। तो here the sensory incoming message, which is called as sensory message, caught by the eye receptor, and motor message sent by the brain, received by the flight muscles of the wings, और वैसे ही पत्थर के पहुंचने के पहले बर्ड वहां से फ्लाइट लेगा और वहां से दूर उड़ जाएगा। सो ये जो सेल्स होता है, that is called as the responsiveness, to give response, to give a proper response and protect from the unfavorable condition. So this is about the irritability. Simple example in plant also, Mimosa pudica, जब आप उसको टच करेंगे, all the leaves will be drooped down. Next character, that is lifespan. Now the living organism, they are surviving at different habitat. Some may be aquatic, some may be aerial, some may be terrestrial, and they are primitive to highly evolved. छोटे से लेके highly evolved means जिसमें पूरी शरीर की जो संस्थाएं है या जो ऑर्गन सिस्टम है, ये अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड है। अब इन हर एक ऑर्गेनिजम्स में 4 स्टेप में, पहला होता है बर्थ के बाद में उसका होगा ग्रोथ के बाद में होगी उसकी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी होने के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है एक फिनोमिना होता है विच इज कॉल्ड एज सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स है ये बढ़ती एज के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होते हैं, और सेनिसेंस के बाद फाइनली होता है डेथ। सो बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, then senescence, and finally the death. These are the 5 stages in the complete life cycle of any living organism, and this completion of time, right from birth up to the death, it is called as a life span of that particular organism. और ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो एनिमल सरवाइव कर रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, मे फ्लाई ये होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, लेकिन मे फ्लाई इसका जो लाइफ स्पैन है बर्थ से लेकर डेथ तक, विद इन 24 आवर इट गेट डाई, अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। और सबसे लंबा लाइफ स्पैन के लिए हमको ध्यान में रखना है टर्टल्स which are semi-aquatic, living in aquatic condition as well as in a terrestrial habitat. So maximum lifespan of turtle, it is 200 years. 200 साल तक अलग अलग विभिन्न प्रजाति के कछुए ये जिंदा रह सकते या सर्वाइव कर सकते। ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना है इन लाइफ स्पैन। Now the third and most important point, adaptation. एडॉप्टेशन का मतलब होता है खुद को एडॉप्ट करना एज पर द एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशन। नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म व्हाइल इन लिविंग स्टेट, दे आर सर्वाइविंग इन different living habitat. Some may be aerial, some may be aquatic, but this factor of adaptation, it strictly depends on these 3 factors. The first one is inheritable variation.
यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशन, इसका एक सिंपल एग्जांपल आप क्लास 5 से पढ़ रहे हो, द एग्जांपल ऑफ जिराफी. जिराफी previously they are grazing on the ground, but after decades the grasslands and the shrubs, they are completely eaten by the vegetarian, and finally they have to approach to the higher side, the plant branches and then top of the branches. Now during this period, one genera to another to next to next, and one generation come that giraffe become with a straight neck. So that is useful variation, because with that long neck, which is the inheritable variation, means transfer from generations to generation. The giraffe can take the food material from the higher plants or the higher height of the plant. He can easily take his food material. Next one, intrinsic factor means वो organisms में, वो animals में ये अंदर से ही since birth develop है कि किस तरह से पानी में रहना है aquatic condition में, किस तरह से जमीन में रहना है terrestrial condition में, किस तरह से पेड़ों पे रहना है. अब ये डिपेंड करता है which organs are developed in such particular organism, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए सबसे जो हेल्पफुल होंगे वो ऑर्गेन्स होंगे. तो ऐसे ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट ये सिंस बर्थ होता है. इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर में ऑर्गेन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एडॉप्ट अ सर्वाइवल कंडीशन. अब इसमें अलग अलग तरीके के एडॉप्टेशन, एरियल एडॉप्टेशन, हवा में रहना, तो नेचुरली वो एनिमल्स में क्या डेवलप होना चाहिए, विंग्स. तो ऐसे एनिमल्स एरियल एडॉप्टरशिप में जितने भी जो बर्ड्स है वो आएंगे. सेकंड वन, एक्वेटिक मींस दोज एनिमल सर्वाइविंग इनसाइड द वाटर. अब पानी में रहने वाले जितने भी जीव है उनको क्या चाहिए कि वो पानी में इजीली स्विम कर सके, और उसके लिए तैरने के लिए उनको जो ऑर्गन्स है फॉर एग्जांपल फिन्स पर होते हैं, या फिर जो हाइंड लेग्स होते हैं पैरों में दो फिंगर के बीच में इस प्रकार से फ्लैप होता है, जो डक में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वेव. सो सच टाइप ऑफ एनिमल बिकॉज दे कैन स्विम. ओके, नेक्स्ट वन, आफ्टर एरियल, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहने वाले having completely four limbs and hind limbs. Then arboreal are those animals which swing from one tree to another tree. For example, आपको समझ में आ गया होगा मंकी का आपने कभी ऑब्जर्वेशन नहीं किया, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो you will see the four limbs are long. फोर लिम्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, एंड वेल डेवलप्ड क्लैव्स विथ अपोजेबल थंब. ये जो फिंगर्स और थंब जो होता है ये अपोजेबल कंडीशन में होता है, ताकि एक ट्री से जब दूसरे ट्री पे जंप मारेंगे तो इट कैन मेक अ ग्रिप ऑन द ब्रांचेस ऑफ नेक्स्ट ट्री. सेकेंडली, दे आर हैविंग द टेल. That tail acts as a balancing organ, so that animals are referred as arboreal adaptation. Example ध्यान में रखना आपको monkey. Next, arboreal के बाद में burrow means bill. जो जमीन के अंदर बिल बने हुए होते हैं, उस बिल में फॉर एग्जाम्पल रैट में भी वही कंडीशन होती है कि फोर लिम्स आर शॉर्ट एंड हाइंड लिम्स आर लॉन्ग. फोर लिम्स से जितनी भी मट्टी निकालेंगे और हाइंड लिम्स से वो मट्टी को दूर करेंगे. सो सच टाइप ऑफ एडाप्टेशन, इस तरह के अलग अलग तरीके के बदलाव अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनको कहेंगे हम लोग एडाप्टेशन. एंड लास्ट वन, एक्वायर्ड ट्रेट. अब एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब ये ध्यान में रखना है
कि उस एनिमल के स्ट्रक्चर में, उसके ऑर्गन्स में एक बदलाव आता है आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद में जो नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सरवाइव कर रहे हैं, वो सरवाइव करते समय जो एसेंशियल फैक्टर्स है, उनके कारण उन एनिमल्स को खुद में बदलाव लाना होता है। अब इसमें एक है टेम्पररी एडॉप्टेशन और दूसरी है परमानेंट एडॉप्टेशन। टेम्पररी एडॉप्टेशन, उसको शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एडॉप्टेशंस में द एनिमल हाइड देमसेल्फ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। एनिमल को जब तक सराउंडिंग्स की जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है, जो फेस नहीं कर सकते, वैसे कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना, खुद को दूर कैसे रखना, इसमें लास्ट सेशन में हमने एग्जांपल्स देखे, हाइबरनेशन विंटर स्लीप का, अस्टाइवेशन समर स्लीप का। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर दोनों कंडीशन में द डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ द एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ये सस्पेंड हो जाती है। और ऐसे समय बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए पत्थर के नीचे या क्रीवाइसेस में, और बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए ये एनिमल खुद को छुपा देते हैं या उतने पीरियड तक खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन और टेम्पररी एडॉप्टेशन। दूसरी लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशंस में ऑर्गेनिजम्स के या एनिमल्स के शरीर में वो बदलाव आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बर्ड्स का लेते हैं तो बर्ड्स में वेल डेवलप्ड क्लैव्स, देन फीदर्स, देन न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक का मतलब होता है हॉलो बोन्स, पोकल बोन होती है, ताकि उनके शरीर का वजन ये कम से कम हो, इसलिए ताकि जब फ्लाइट लेते समय कम वेट के कारण वो इजीली वहां पे फ्लाइट कर सके। सेकंड थिंग हम लोग मंकी का ले सकते हैं। लॉन्ग फोरलिंब के कारण, वेल डेवलप्ड क्लैव्स और अपोजेबल थंब के कारण दे कैन इजीली सर्वाइव इन arboreal adaptation. So these are the adaptation which are responsible to provide a successful living life to each organism. Next point, and it is the last point, death. Death, we can simply say a complete stoppage of body activity. Now this complete stoppage of body activity, how it comes? एक तो होती है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ को हमको समझना है कि बढ़ती एज के साथ साथ द फिनोमिना ऑफ सेनिसेंस। द फिनोमिना ऑफ सेनिसेंस मीन्स जब एज के साथ साथ हर एक ऑर्गन ये धीरे धीरे उसकी वर्किंग कैपेसिटी ये कम होते जाती है। बोन्स है वो ब्रिटल्स बनते जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आएंगी कि आपके बॉडी के ऑर्गन ये प्रॉपर वर्क नहीं करने के कारण डेथ। इन सेकंड केस, दैट इज आर्टिफिशियल डेथ which occurs due to the accidents on highway, और किसी भी तरह का जो एक्सीडेंट है जो अननोइंगली, जिसका कोई ध्यान में नहीं होता है एनिमल्स के या इंडिविजुअल के, वो अननोइंगली आ जाती है, उसको कहा जाएगा आर्टिफिशियल डेथ। अब ये डेथ में दो टाइप्स की डेथ होती है। वन, इट इज अ क्लिनिकल डेथ वेयर द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड। Now at that time, the stoppage of heart activity, the stoppage of pulse, the fixation of your pupils, eye के अंदर जो होते हैं, ये जब कंडीशन होती है, at that time it is said to be a temporary death. Why? Because after death also, for 3 to 4 hours, the other organs are in working. So this clinical death followed by the second step, which is called as
a biological death. Clinical death followed by biological death. Now, what is meant by biological death? Now, in biological death, the brain cells which are responsible to control the whole body. Now, these brain cells does not get the energy for working because already the different organs stop their working. So no energy formation and complete energy get exhausted, and finally biological death means a final death of individual. Now final death of individual के बाद जो लास्ट कंडीशन होती है कोई भी डेथ हुए एनिमल की, पर्सन की या इवन इफ ह्यूमन बीइंग, that condition it is called as the rigor mortis. Now rigor mortis means what? This condition where there is a stiffening of muscle. Stiffening of muscle means body की जितनी भी जो muscles है वो hard हो जाना, एकदम कड़क हो जाना. Now this stiffening of muscle occur due to the excessive secretion of the lactic acid. Excessive secretion of lactic acid, stiffening of muscles occur after death. So एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब भी ह्यूमन डेथ होती है, कई बार ये हमने देखा है कि डेथ होने के बाद पैर के दोनों अंगूठे को बांध के रखा जाता है या हाथ को एक साथ रखा जाता है, इसलिए ताकि डेथ के बाद जो कंडीशन आती है स्टिफनिंग ऑफ मसल्स की, जिसको कहा जाता है रिगर मॉर्टिस, उसके कारण जो डेथ पर्सन की जो बॉडी है वो एक साथ रहे. So this is all about death. So these are the various characters which are present in every living organism, and those organisms which carry on these all activities, they are only successfully survive and present in the living condition, and due to this so many characteristics, any living organism able to survive in any condition.